बच्चों, a very very warm welcome to today's session. सत श्री अकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के सेशन में. And I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Let's get started with today's session, जिसका टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज. जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो है ज्योग्राफी का रिसोर्सेज. ठीक है. Now the topics that we'll be covering. So basically ये चैप्टर में मल्टीपल टॉपिक्स है. इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमारे आज के टॉपिक्स होने वाले इंट्रोडक्शन एंड विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द चैप्टर, वो डिवीजन है मेजरली टॉपिक्स के. इन टॉपिक्स में हम इंट्रोडक्शन और टाइप्स को आज कवर कर रहे हैं. सो व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू ड्वेल इनटू द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो हम समझेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन और वैल्यू एज अ रिसोर्स क्या होती है, क्या सिग्निफिकेंस है टाइम का और टेक्नोलॉजी का रिसोर्स क्रिएशन में. देन विल टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्स, विल टॉक अबाउट बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, पोटेंशियल एंड एक्चुअल, यानी कि वेरियस जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम करेंगे डिस्कशन. नाउ ऑन दैट नोट आई क्विकली वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज वेल. हाय बच्चों, मेरा नाम अंकना है और मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years, it will be about 10 years now in the field of education, and I have taught and mentored lots of students both online and offline. दोनों ही जगह पढ़ाया है मैंने to the students of CBSE and ICSE. I have personally done my studies in the field of humanities, and hence I specialize in English and social science. So that was a quick gist and introduction about me. Now, about the chapter, topic, and a little bit about Imbibe, I just want to dwell on and discuss with you guys. But जो resources जो chapter है, देखो ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें बचपन में ना बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते. एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ते. हमारा टारगेट और एजेंडा होता है जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं कि ये वाले टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, एग्जाम देना है, देन व्हाट, फिर क्या करना है, फिर हमें ज़्यादा फाइट नहीं मारनी है, फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, पढ़ो ख़त्म करो, ये रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं ये सब जानकर हम क्या करेंगे. तो एक तो जनरल एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन जनरल ये जानना कि रिसोर्सेज क्या है, बिकॉज ये डेवलपमेंट जो हमारे यहाँ हो रही है ना, वो कैसे लॉन्ग टर्म बनेगी, जिसमें हमारा रोल बहुत बड़ा होता है. हर एक इंडिविजुअल का रोल बहुत बड़ा होता है. उसमें हमारी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकती हैं, वो सब इस चैप्टर से कहीं ना कहीं हमारे अंडरस्टैंडिंग में आती है. प्लस हर दिन वी आर गेटिंग टू हियर द न्यूज़ दैट यहाँ पे वाटर शॉर्टेज हो गया, यहाँ पे इस चीज़ की शॉर्टेज हो गई, यहाँ पे ये रिसोर्स खत्म हो रहा है. हमारे डेवलपमेंट और हम जो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से इतनी सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, लाइफ हैम्पर हो रही है, फ्यूचर स्टेक पे जा रहा है. तो ये जो डेवलपमेंट अभी हो रही है ये सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि ये लंबी नहीं चलेगी. हमने डेवलपमेंट कर दी है, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर दिया, हमारे फ्यूचर जनरेशंस को स्टेक पे लगा दिया और अपनी जिंदगी आसानी से अभी जी रहे हैं. लेकिन 10 साल बाद क्या, 20 साल बाद क्या हमारे पास तब भी लाइफ है, क्या हमारे पास तब भी कुछ है टू लुक फॉरवर्ड टू इन जनरल एटसेट्रा. सो फॉर ऑल ऑफ दोज रीजंस, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है, क्या पॉसिबली सोल्यूशन हो सकता है, ये सब कुछ आप इस रिसोर्स चैप्टर से लर्न करोगे. तो इसलिए जनरल अवेयरनेस के लिए पे अटेंशन टू दिस. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, रिसोर्सेज आपका एंड डेवलपमेंट. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट नाम है चैप्टर का, आपके चैप्टर का नहीं. आप जैसे ही क्लास 10th में जाओगे, आपको सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ने को मिलेगा, द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट यू विल डू इन ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. एंड ट्रस्ट मी यू गाइस, अगर आप इस चैप्टर को अभी ध्यान से पढ़ लेते हो, आपका 50 to 60% ऑफ दैट चैप्टर इज ऑलरेडी डन. प्रॉबली 70% इज ऑलरेडी डन. उसमें सिर्फ थोड़ा सा और बिल्डअप किया गया इस इंफॉर्मेशन पे. That's it. That's all that has happened. Nothing else.
सो प्लीज मेक श्योर कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हो, उसको याद रख रहे हो, डिटेल्स को समझ रहे हो, सो एंड सो फोर्थ, बिकॉज ये अगेन एक साल के बाद, इस साल तो है हमें इस साल पढ़ना है, 9th का गैप आएगा, 9th में थोड़ी बहुत इसकी रेलेवेंस कहीं कहीं आपको दिखेगी, ज्यादा नहीं दिखेगी, बट 10th में हमारा पहला चैप्टर यही चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। उसमें आप इंट्रोडक्शन टू रिसोर्स करते हो, उसमें आप टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज करते हो, उसमें आप डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हो। यानी कि ये चैप्टर उठाकर डिट्टो वहां रख दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लेवल के हिसाब से क्लास 10th के लिए डाल दी जाती है। ये डिफरेंस है। तो इसीलिए हम तैयार रहना चाहते हैं और इसलिए हम तैयारी अच्छे से करेंगे। Okay, so that is the major reason I wanted to kind of explain to you that why this chapter is important और इसका future significance क्या होगा। Now let's get started. We'll start with 3 questions. 3 सवालों के साथ हम शुरू करेंगे। हो सकता है आपको जवाब आता हो सकता है नहीं आता हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। The idea of asking these questions is to assess our knowledge about the topic that we are going to learn. A lot of times we know it, a lot of times we don't, a lot of times we are able to guess the answers and we are like, अरे ये तो सही कर दिया हमने, पर वो point है ही नहीं। The whole point of having these assessment questions, 3 सवाल in the beginning is for you to check your knowledge of what's going to come, first of all. Second, जब आप पूरा सेशन कर लो तो उसके बाद आपके पास पैरामीटर रहे कुछ असेस करने के लिए कि क्या ये जो छूट गया, ये जो मुझे नहीं आया, have I prepared enough now to be able to answer these questions? क्या will I be able to answer these questions now? क्या मुझसे अब ये जवाब जो हैं वो दिए जाएंगे? तो इस पूरे आइडिया के साथ हम मूव कर रहे हैं। So let's get started. We'll start with the 3 questions as I told you. तो ये पहला सवाल है और सवालों में मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करने दूंगी, इसलिए आई विल डिसअपियर। सो द क्वेश्चन इज अ डैश इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कंजर्वेशन, रिसोर्स या फूड। वो क्या है जो कुछ भी हो सकता है, इंसानों की जरूरतों के लिए, उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। I'll give you hint as well. चलो हिंट भी ले लो। ये नेचुरल है, नेचुरा नहीं है। So a dash is anything that can be used to satisfy human wants. Okay, you guys. So the answer is pretty simple. कोई भी चीज जो हमारी, वैसे हम इस चैप्टर में करेंगे एक्सप्लोर और थोड़ा सा आपको समझ भी आ गया होगा, कंजर्वेशन एक मेथड है। खाना तो मतलब हमारी किसी भी तरह की जरूरतों को पूरा नहीं करता, खाना हमारी न्यूट्रिशियस डिमांड को पूरा करता है। रिसोर्स वुड बी द करेक्ट आंसर, यही बेसिक डेफिनेशन भी बनेगी रिसोर्स की, ठीक है। सो this I'm not going to explain this to you as of now because we will be learning a proper definition of resource. Okay, moving on to the next question. The next question is, resource include things that dash transform into usable materials to satisfy their needs. Animals, humans, plants, air. So let's look at the hint. The one who studies and gains knowledge. काफी सिंपल कर दिया है इस हिंट ने हमारे लिए, इस क्वेश्चन को आंसर कर पाना। The one who studies and gains knowledge. Okay,
सो रिसोर्सेज कौन ट्रांसफॉर्म करेगा बच्चे? जानवर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, वो कुछ बदल नहीं सकते, जैसा है वैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। प्लांट्स और एयर तो खुद ही रिसोर्स है, प्लांट्स तो वैसे भी एनिमल्स फिर भी मूव करती हैं, ह्यूमन ही है जो पढ़ता है, नॉलेज गेन करता है, अपनी स्किल, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को इस्तेमाल करके रिसोर्सेज को ढूंढता है, उसे ट्रांसफॉर्म करता है ना? जो क्रूड ऑयल है उसे निकालता है और पेट्रोलियम में ट्रांसफॉर्म करता है। सो इट इज गोइंग टू बी ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक द सब्सटेंस अ रिसोर्स? इनमें से वो कौन सी चीज है जो सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती है? उसकी यूटिलिटी, उसकी वैल्यू, उसकी क्वांटिटी। Which one of the following does not make the substance a resource? ये आपका हिंट है। द काउंटेबल और मेजरेबल एक्सटेंट, साइज और सम ऑफ समथिंग। Which one of the following does not make the substance a resource? ओके यू गाइस, देखो भाई, यूटिलिटी अगर है तभी तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन पा रहा है, ठीक है? अगर उसकी वैल्यू नहीं होगी तो वो रिसोर्सफुल कैसे होगा? वैल्यू होती है, वर्थ होती है तो काम आता है। क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, कम क्वांटिटी में भी बड़ी काम की चीज मिल जाए तो भी रिसोर्स है, ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए तो और ज्यादा रिसोर्स है। तो बट रिसोर्स तो रिसोर्स है, क्वांटिटी उसको उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है? अब ये सवाल हिंट्स की वजह से काफी आसान हो गए थे, बट अब आपकी नॉलेज की वजह से बहुत आसान हो जाएंगे। तो अगर किसी में आप अटक रहे थे, बिना हिंट के सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो व्हाट यू हैव टू गो डू इज गो बैक टू दीज क्वेश्चंस आफ्टर वी आर डन विद दिस session and check whether now after all the learning will you be able to answer them or not. Okay, now have you thought about the electricity we use? Where does it come from? ये जो इतने बत्तियां जलाकर मैं बैठी हुई हूँ, आप बैठे हुए हो, लैपटॉप चला रहे हो, फोन चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, उसका राउटर चला रहे हो, जो भी कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आ कहां से रही है? ये रोशनी बत्ती जल कहां से रही है? Why do we always talk about saving electricity? और अगर जल भी रही है तो हमें इसको बचानी क्यों है? पानी की कंजर्वेशन, ये न्यूज में हर जगह महामारी, ठीक है, और भी वैल्यूएबल थिंग्स जो हमारी जिंदगी में है, उनको हम बचाना क्यों चाहते हैं? तो इन सारी चीजों का सवाल हमें अभी मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले विल स्टार्ट विथ रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? रिसोर्स का मतलब क्या होता है? बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, हमारे इन एंड अराउंड जो भी चीजें प्रेजेंट है, वॉट एवर डिफरेंट मटीरियल्स आर प्रेजेंट अराउंड अस, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। दैट इज नोन एज अ रिसोर्स, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, जो हमारे डिमांड्स को मीट करता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये बताती हूँ कि क्लास 8 में हमको रिसोर्स का डेफिनेशन बस इतना बताया जा रहा है ना, कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बेसिकली रिसोर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इसमें 3 कैटेगरीज क्लास 10th में आप पढ़ोगे। वो 3 कैटेगरीज क्या है? कि ये कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लोग इसको सोशली एक्सेप्ट करें, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप इसको एक्सेस करो, यानी कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। एंड देन सो कल्चरली एक्सेप्टेबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि हर तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारे लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, फीजिबल, एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एटसेट्रा कर दे रही हूं मैं अभी यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज का जब आप इस्तेमाल करते हो जो हमें नेचर ने दिया है, या कई बार मैन मेड रिसोर्सेज, दोनों तरीके के हो सकते हैं। रिसोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं और रिसोर्सेज मैन मेड भी हो सकते हैं, है ना? इंसानों के द्वारा बनाए भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकता है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जब इन सारी कंडीशंस को पूरी करते हैं, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं और लोग उसे एक्सेप्ट करने को रेडी होते हैं, कल्चर रेडी होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, टेक्नोलॉजी होता है उसे इस्तेमाल कर पाने का, और ऐसा नहीं होता है कि आप जो पैसे जनरेट कर रहे हो उससे कई ज्यादा बर्बाद कर ले रहे हो, इसको हम रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है? बट ये आपको अगर आप लिख दोगे एग्जाम में तो अच्छी बात है, मार्क्स कटेंगे नहीं,
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जरूरत नहीं है करने की। इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड फॉर यू टू मेंशन इट एज सच। जो 3 फैक्टर्स एक्स्ट्रा बताएं, क्लास 10th में वैल्यू एडिशन होगी, आपकी डेफिनेशन लेवल अप हो जाएगी, ठीक है। अब यूटिलिटी क्या है रिसोर्स का? रिसोर्स किस काम आता है, हमारे किस काम का है एक रिसोर्स। तो यूटिलिटी, अगर यूजिबिलिटी की बात करें रिसोर्स की, किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, जो उसे रिसोर्सफुल बनाता है, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो एक पत्थर है, वो पत्थर मेरे कोई काम नहीं आ रहा है, उसे मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूं, मैं उसको यूज नहीं कर पा रही हूं, तो वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं है, वो एक पत्थर है, वो मेरे किसी काम का नहीं है। पर वो पत्थर में अगर मैं आग लगाऊं और मुझे एनर्जी दे, यानी कि अगर वो कोयला निकले, तो मेरे किसी इस्तेमाल में आ रहा है ना, वो मेरे काम में आ रहा है, तो वो मेरे लिए फिर क्या बन जाएगा? फिर वो मेरे लिए बन जाता है एक रिसोर्स। तो यूटिलाइजेशन जो है वो रिसोर्स की डेफिनेशन डिटरमाइन करती है। अगर वो आपके इस्तेमाल नहीं आता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो आपके लिए रिसोर्स नहीं होता है। तो यूटिलिटी या यूजिबिलिटी, किसी भी चीज में कितना पोटेंशियल है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो पाने का, बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो पाने का, वो उस चीज की यूटिलिटी को डिटरमाइन करती है, और उसी से उसके डेफिनेशन को भी उसी से आप उसका डेफिनेशन भी बनाते हो, विच इज ऑफ अ रिसोर्स। जैसे कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्स्ट बुक्स जो हम पढ़ रहे हैं, अगर वो कोई किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, बट आपके मतलब की नहीं है, वो बेकार है ना, वो कचड़ा है आपके लिए। किताबें कभी भी कचड़ा नहीं होती, बट आपके लिए मैं कह रही हूं कि आपके लिए किसी काम की नहीं होगी, और हो सकता है आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर के लिए बड़े काम की हो, एकदम बिल्कुल उनका ग्रंथ हो जाए, वो ऐसी किताब है। तो जब तक किसी चीज का इस्तेमाल हमारे लिए नहीं हो रहा होता है, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अलग अलग वेरियस नीड्स को मीट करने वाली चीजें जो हैं वो रिसोर्स कहलाती हैं। तो अब वैल्यू ऑफ रिसोर्स क्या हो जाता है? तो पहला कंडीशन क्या हुआ रिसोर्स को क्वालिफाई करने का? देखो 3 कंडीशंस मैंने तुमको डेफिनेशन में बता दिए थे। अब यहाँ पे हमारे लेवल से, क्लास 8 के लेवल से हमको क्या बताया जा रहा है? क्लास 8 के लेवल से जो हमने क्वेश्चन में भी एड्रेस किया कि 2 प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, एक है यूटिलिटी की और दूसरी है वैल्यू की। वर्थ होना चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ एक्सपेंस पैसों वाला नहीं, यूजिबिलिटी में ही। जितना आप किसी चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे ना, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पेट्रोलियम महंगा क्यों है इतना? क्योंकि उसकी यूजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो वर्थ वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो रिसोर्स वो है जो मेरे मेरे इस्तेमाल में, मेरे काम में आ सके, वरना वो कितनी ही बढ़िया चीज क्यों ना हो, मेरे काम ही नहीं आ रही, कितनी सुंदर क्यों ना हो, क्या ही उसका वर्थ हो, मेरे काम नहीं आ रही, रिसोर्स नहीं है। वैल्यू का मतलब है वर्थ, कितनी कीमती है। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं जो बेसिकली उसकी यूजिबिलिटी से डिटरमाइन होती है। अब ऐसा नहीं है कि अदरवाइज डिटरमाइन नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा रेयर फाइंड की जाएगी या जितना ज्यादा इस्तेमाल में आएगी, जितनी तरह की जरूरतें पूरी करेगी, उसे हम उससे हम किसी भी रिसोर्स की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, कुछ की नहीं होती है। जैसे मैंने बताया पेट्रोल दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, कई सारे स्टोन्स हैं जो बड़े महंगे आते हैं, कोयला उतना महंगा नहीं आता, थोड़ा रिलेटिवली सस्ता आता है। कुछ मेटल्स बहुत महंगे आते हैं, कुछ मेटल्स बहुत सस्ते आते हैं, है ना। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बड़ा महंगा हो गया। वहीं पे आपका टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम रिलेटिवली काफी सस्ता मिलता है। तो मेटल्स एग्जाम्पल हो सकती हैं इसके, जिनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है, ये भी बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है, बट इसकी वैल्यू एज सच नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, मनी वाली वैल्यू नहीं है, बहुत सारा पैसा देकर नहीं खरीदोगे उसको। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ही रिसोर्स है, लेकिन उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कैसा रिसोर्स है, क्या है। तो हमको समझ आ गया, रिसोर्स हम इस चीज पे डिटरमाइन करते हैं कि वो मेरे काम आ रहा है कि नहीं, यूटिलिटी पे। दूसरा उसकी वैल्यू कितनी है, वो भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजी पे, यानी कि वक्त जो हमने बिताया, टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप करी, उसका क्या फायदा है, उसकी वजह से रिसोर्स के डेफिनेशन में क्या डिफरेंस आ गया है, क्या कोई डिफरेंस आया भी है या नहीं, क्या कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं। तो बच्चे टाइम और टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर देते हैं। सोचने वाली बात है, समझना। आज से 5
500 साल पहले, ठीक है, पेट्रोलियम अगर लोगों को मिल भी गया होता, ऑयल अगर लोगों को मिल भी गया होता, इसकी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती। क्यों? कार, मशीन्स, फैक्ट्री एटसेट्रा, यानी कि टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये तेल का इस्तेमाल किस चीज में होता? शायद चूल्हा जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, यानी कि यूटिलाइजेशन बहुत कम थी। यूटिलाइजेशन कम थी तो मेरे लिए तेल की वैल्यू नहीं थी। शायद मैंने आपको 10 लीटर जो है वो 10 रुपए में दे दिया होता, लेकिन अब उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, वक्त बदल गया, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया। तो वक्त के हिसाब से रिसोर्स बदलता रहा है। कोई चीज जो उस वक्त बहुत वैल्यूएबल थी, लाइक जैसे कोल सोने के भाव पे बिकता था, मान लो, और बिकता ही होगा। हर जगह स्टीम इंजन और ये सारी चीजें यूज हो रही थी। फैक्ट्रीज में कोल ज्यादा प्राइमरीली यूज हो रहा था, अभी भी होता है, पर पहले ज्यादा डिमांड थी फॉर एग्जाम्पल, पहले ज्यादा रिक्वायरमेंट थी फॉर एग्जाम्पल। तो कोल की वर्थ और वैल्यू ही बहुत ज्यादा अलग थी, वो कोल का हिसाब था। लेकिन वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदली, वक्त बदला, तो सब्सटेंसेस जो हैं वो रिसोर्स में बदल गए, या रिसोर्सेज जो हैं वो सब्सटेंस में बदल गए। जैसे द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पानी है, पानी भरा पड़ा है, हमें पता नहीं था। पानी को तेज बहा दो, उससे क्या फायदा हो सकता है, हमको पता नहीं था। अब हमें पता है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस एनर्जी से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वक्त गुजरा, एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम ऐसे प्रोडक्शंस कर सकते हैं जो हम पहले नहीं कर सकते थे, यानी कि अब चीजें बहुत ज्यादा बेटर हो गई हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। सो टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स में बदल दे सकते हैं, या एक रिसोर्स को सब्सटेंस में जिसका काम अब कुछ भी नहीं रह गया, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं रह गया। ठीक है, तो हमारी तीन चीजें हैं जो रिसोर्स को डिटरमाइन करती हैं। उन तीन चीजों को मैं थोड़ा पहले बता दूं। वो तीन चीजें क्या है हमारी? दोस 3 थिंग्स: यूटिलाइजेशन, ठीक है, जो उसकी वैल्यू है, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये वैल्यू डिटरमाइन करता है इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये होता है टाइम और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब हम आते हैं रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। तो यहां पे जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है? वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज व्हाट? दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज बच्चे अलग अलग तरह की होती हैं। एक होता है एक्चुअल, एक होता है पोटेंशियल। फिर रिसोर्सेज को अगर यूज के बेसिस पर डिवाइड करो तो एक्चुअल और पोटेंशियल। अगर उसको रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हो, यानी कि वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, दोबारा आएगा नहीं आएगा, तो यहां पे हमारे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होता है। वी विल ड्वेल इनटू द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ दीज। ओरिजिन, यानी कि कहां से आया, नेचर कैसा है, तो उसके बेसिस पे आपका होता है बायोटिक और एबायोटिक। एंड फाइनली होता है सोर्स। ठीक है, तो सोर्स के बेसिस पे क्या बनता है? नेचुरल या ह्यूमन, यानी कि किस सोर्स से फ्लो होकर आया है, कहां से मिला है हमको। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा बेटर बना देती हूं। कैटेगरीज है हमारे पास, है ना। इस चार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं? कैटेगरीज है हमारे पास। रिसोर्सेस को हमने पहले इस बेसिस पे डिवाइड किया है, इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और इन कैटेगरीज के बेसिस पे वो फर्दर डिवाइड होते हैं वहां। तो दीज आर आवर कैटेगरीज: रिन्यूएबिलिटी, यूज, ओरिजिन एंड सोर्स। ये हमारे कैटेगरीज हो गए। अब कैटेगरीज के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? कैटेगरीज के बाद हमारे पास ये वाला कनेक्शन आता है।
जिसके बेसिस पे ये हो गया, ठीक है। यूज से ये डिटरमाइन कर रहे हैं हम, ओरिजिन से ये डिटरमाइन कर रहे हैं हम, और सोर्स की मदद से ये डिटरमाइन कर रहे हैं। बोले जी। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं ओरिजिन के बेसिस पे डेफिनेशन। आ जाओ भैया, मुझे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पे कर रहे हैं, ओरिजिन के बेसिस पे। अब देखो ये बहुत ज्यादा फाइट वाली चीज नहीं है, काफी सिंपल है। ओरिजिन यानी कि सोर्स क्या है, कहां से आया, तो या तो किसी लाइफ सोर्स से आया है, लाइफ है उसमें, कुछ जीवन है, ठीक है, या तो नॉन लाइफ सोर्स से आया, कुछ जीवन नहीं है, कुछ लाइफ नहीं है, कुछ जीवित नहीं है। तो पहला होता है बायोटिक रिसोर्स, जैसे यहाँ पे हमने देखा बायोटिक और ए बायोटिक है। तो पहला होता है हमारा बायोटिक रिसोर्स। बायो का मतलब बच्चे, द वेरी टर्म व्हेन यू ब्रेक दिस, बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो बायोटिक रिसोर्स वो हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं बायोस्फीयर से, लिविंग वाले स्फीयर, लिविंग वाले एनवायरमेंट से, ठीक है। सेकेंड, या तो ये ऑब्टेन किए जाते हैं लिविंग अर्थ वाले, लाइफ वाले लेयर से। और ये वो है जिनमें खुद में लाइफ होता है, दैट कंटेन्स लाइफ इटसेल्फ। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम बायोटिक रिसोर्सेज हैं। फ्लोरा और फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिशरीज, लाइफ स्टॉक, कैटल्स एटसेट्रा, ये सब अलग अलग तरह के रिसोर्स है। कैटल्स वगैरह बहुत काम आते हैं वुल देने में, अलग अलग चीजों को करने में, तो वो भी लाइफ रिसोर्स है, वो बायोटिक रिसोर्स है। सो किसी भी चीज में जिसमें जल जीवन, जीवन है ना, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमंस हो गए, वो सब बायोटिक रिसोर्स होते हैं। ए बायोटिक रिसोर्स एग्जैक्टली इसका उल्टा, वो रिसोर्स जिनमें लाइफ नहीं होता है। वो हर एक चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स से आती है या नॉन लिविंग इकोस्फेयर से आती है और नॉन लिविंग होती है, उसको एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, रॉक्स, हाउसेस, कुछ भी कह लो जिसमें भी जिंदगी नहीं है, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को छोड़ करके चाहे जो भी और कुछ है, वो आपका एबायोटिक रिसोर्स हो जाता है। बट आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वो रिसोर्स हो, रिसोर्स की डेफिनेशन याद रखनी है। रिसोर्स की डेफिनेशन याद रखी तो आपका वैसे काम हो गया, इट विल मेक सेंस, ठीक है। चलो अब इसी बात पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, क्लास 8 में आए हो आप, क्लास 8 में नए नए कई सारे डेफिनेशंस, सॉरी कई नए सारे साइंस में ना प्रैक्टिकल शुरू होंगे। आई रिमेम्बर क्लास 8 वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैं केमिस्ट्री के लैब में गई थी, और लैब में भी हम एक्सपेरिमेंट करने नहीं गए थे, हम वहां से कुछ इक्विपमेंट्स लाने गए थे। आई वाज हेल्पिंग माय टीचर एंड वी गॉट द इक्विपमेंट्स एंड वी वर डूइंग दैट। ओ आई रिमेम्बर दिस, आई एम नॉट श्योर कैसे होता है, बट आई थिंक ये रिएक्शन होता है और इसमें कॉपर ऐड करते हैं तो ये CuSO4 बन जाता है शायद, प्लस जिंक, या तो अदरवाइज होता है कि जिंक CuSO4 होता है, उसमें जिंक ऐड करते हो तो वो रिप्लेस कर देता है, एक रिएक्शन होता है। तो जिंक सल्फेट में या कॉपर सल्फेट में, किसी एक सल्फेट में ब्लू कलर का वो लिक्विड होता है, उसमें आप आयरन डालते हो शायद, मैं भूल जा रही हूँ बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट, बट आपको यहाँ आप पढ़ोगे अभी तो आप देखते हो कि उसका कलर भी चला जाता है और वो नीचे जो है आयन जमा हो जाता है, कुछ रिप्लेसमेंट होती है, उसमें से जिंक हट जाता है और वो आयन सल्फेट बन जाता है या कॉपर सल्फेट बन जाता है या जिंक सल्फेट बन जाता है। बट इट वाज फन to watch that happening, it was really fun and we did not perform that experiment, ठीक है। हमने उसको एक्सपीरियंस किया, हमने हमारे टीचर को देखा, वो हमारे सामने सब कुछ किया, उन्होंने दिखा दिया, सारे चेंजेस वेंजेस दिखा दिए, हम ऐसे गाल पे हाथ रखकर फैसिनेट हो गए और बड़ा मजा आया। ऐसी विश, ऐसी डिजायर आई कि काश हमें भी करने मिलता, लेकिन सेफ्टी रीजंस, हम छोटे होते हैं क्लास 8 में, हम सारी इक्विपमेंट्स को ठीक से हैंडल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से भी हमें ले नहीं जाया जाता है नेसेसरली लैब में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टू द प्ले जिसकी वजह से सब बदलता रहता है, पर कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात इसलिए नहीं है कि आपने जो भी नया पढ़ना शुरू किया है उसकी एक्सपेरिमेंट कराने की जिम्मेदारी हमारी है, और वो हम करवा रहे हैं आपको इम्बाइब के एक ब्यूटीफुल वंडरफुल ऐप की मदद से, जिसका नाम है वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, VLE, इम्बाइब VLE। इम्बाइब VLE की मदद से बेटा, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर गोल, यू हैव टू सिलेक्ट योर एक्सपेरिमेंट, और घर बैठे आप सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हो हैंड्स ऑन। जैसे गेम खेलते हैं
तो वो वर्चुअली भी हमें फील आती है, यहाँ जा रहे हैं, रेस कर रहे हैं, वो हाई फील होता है ना, जीतने की खुशी, हारने का गम। वैसे ही घर बैठे सारे एक्सपेरिमेंट्स की लर्निंग आप इस ऐप की मदद से कर सकते हो। तो जो भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी दिए गए हैं ना, कुछ चीजें तो हम घर पे परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे स्टार्च टेस्ट और ये सब वाला हुआ, तो वो थोड़ा बहुत हम परफॉर्म कर लेते हैं। लिटमस विटमस वाला हमको स्कूल में भी करने दे दिया जाता है। बट इन जनरल कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको नहीं मिलते हैं करने। मैक्सिमम ऐसे होंगे, 8th में तो होगा ही, 9th में थोड़ा बढ़ेगा, 10th में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो 10th में फिर भी ले जाया जाता है लैब में। इस वक्त 8th में तो कई जगह नहीं ही ले जाते हैं। तो दुखी नहीं होना है यार, आपने करना है एक्सपेरिमेंट। तो आप जाओ किसी भी जगह से, ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से, just download your Imbibe VLE and start experimenting. Live the most advanced virtual lab experience and have no compromises on your learning, on your exposure, on your fun, on your interaction, and learn everything yet at your convenience and without bothering anyone else. That's the beauty of this. And I just feel that I wish कि उस टाइम पे मुझे वो एक्सपेरिमेंट करने मिला होता। सिर्फ देखने का मजा नहीं आता है। हालांकि यहाँ पे आपको आप कह सकते हो मैम हम यहाँ पे देख ही तो रहे हैं, डाल थोड़ी रहे, बट फिर तो सिमुलेशन मतलब ऐसा ही है ना बच्चे की, मतलब वो आपके लिए सिमुलेशन क्रिएट की जाती है। आप जो है देखते हो, चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, जो गेम्स में भी हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी वो सेम फील, वो सेम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे, बिकॉज यू आर इंटरैक्टिंग, यू आर डूइंग समथिंग। ठीक है। Apart from that, Imbibe के ऐप पे we have created a lot of videos for you. There might be certain chapters जो आपने पहले शुरू कर लिए होंगे, जो आप आगे पढ़ना चाहते होगे, कुछ टॉपिक्स जिसमें आप अटक रहे हो, जो आप पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहते होगे, so on and so forth. So we have more than 70,000 videos already curated for you. वो आपके लेवल की है, कुछ बेसिक पुराने क्लास की याद करनी है उस लेवल की है, कुछ आगे का पढ़ना चाहते हो उस लेवल की है। Everything you have available for yourself on Imbibe, and these are beautifully 3D, 2D animated videos, which is very very awesome. Just have a look at it. छोटे छोटे स्निपेट्स में भी बनाए हमने कि आपका पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाए। और सोशल साइंस के वीडियोस तो क्या खूबसूरत बने हुए, खास करके हिस्ट्री के, क्या कहानियों की तरह बताया गया है। एनसीईआरटी की एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी की है, हमने देखी है होते हुए, हमें पता है, वी आर अवेयर ऑफ इट दैट हैपेंस, इज बड़ी वेग होती है। वेग होती है कहने का मतलब है कुछ डिटेल्स डले होते हैं लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिसिंग होता है। एक इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट दे देगा लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कई बार हमने पहले ग्रेड्स में पढ़े भी नहीं होते हैं और उसको मेंशन भी नहीं किया रहता है, बस लिख देते हैं। तो टीचर जब पढ़ाते हैं समझ आता है, कई बार हम क्लास मिस कर देते हैं या कई बार उन कॉन्सेप्ट्स को हम नोट नहीं कर पाते हैं, हमें प्रोसेस नहीं होता। बाद में जब पढ़ रहे होते तो याद ही नहीं आता कि मैम ने क्या बताया था, मैंने लिखा है कि नहीं, नोट्स बनाए हैं कि नहीं, जो भी है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर करके यहाँ पे बहुत सुंदर वीडियोस की तरह बताया गया। आपको लग रहा होगा कि मैम इतना मत बोलो यार, बढ़ो आगे बता दो। I just really don't want you guys to miss on this, because when you open a chapter and you see it broken down in such beautiful small videos and sections, and you can learn about each and everything in detail with some additional information, with those gaps which is present in your book in NCERT, in the concepts, with those gaps filled in, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इतना कॉन्क्रीट बना दे। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मत करना जिंदगी भर फॉलो, एक बार देख करके चख कर देखो वाली बात है। जस्ट ट्राई इट वंस and you will know what value addition it is doing to you and your learning, and that is why and what makes it important. So that is just what I wanted to tell you. और Imbibe Lens का मैजिक मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। मैं नॉर्मली क्लास के पहले ये करती हूँ, तो मैं अभी आपको आई वांट टू टेक अ मोमेंट एंड हैव द लेंस मोमेंट ऑफ द डे फॉर दैट मैटर। सो नॉर्मली गाइस क्या होता है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, और हमें कभी कभी रेलेवेंट रिसोर्सेज नहीं मिलती हैं और हम ढूंढने लग जाते हैं, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। अब जैसे आज मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, तो इस मोमेंट पे हम लेंस मोमेंट ऑफ द डे सेलिब्रेट करते हैं। या ये टॉपिक्स हो गए, अब मुझे नहीं मिल रहा है रेलेवेंट रिसोर्स, मुझे नहीं मिल रहा है कहाँ से पढ़ूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है एग्जैक्टली क्या करूँ, क्या करना चाहिए। तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने Imbibe लेंस डाउनलोड कर ली, उसको मैंने खोल लिया और मैंने सिर्फ अपने टेक्स्ट का जो है, मुझे कैमरा का एक्सेस देना है, ये टेक्स्ट का मैंने यहाँ पे फोटो ले लिया। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये ले लिया मैंने फोटो।
The beauty of this app is it will automatically highlight the keywords and start suggesting it over here. यहाँ पे नीचे पॉपअप के फॉर्म में वो मुझे यहाँ पे सजेस्ट करने लग जाएगा. अब इस पॉपअप से मुझे जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, आई विल सेलेक्ट इट. रिसोर्स, यूटिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, ए बायोटिक, बायोटिक, चलो बायोटिक सिलेक्ट करते हैं. अगर इससे रिलेटेड कोई 3D मॉडल है, कोई टॉपिक अगर आपने वैसे सेलेक्ट किया तो वो 3D मॉडल आ जाती है. अदरवाइज जो वीडियोस है सजेशन में वो यहाँ आ जाते हैं. आपको सिर्फ अपने कैमरा का एक्सेस देना है. और आपने देखा इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, फ्यू सेकेंड्स में भी, हार्डली. उससे ज्यादा तो बिल्कुल कतई नहीं लगा. ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, राइट? सो it helps you save a lot on time, most importantly, more than anything else. So I think that is the beauty of the application, of this particular application. This is how it can be really, really beneficial for you. Okay, chalo. So on that note, let's quickly have a question. Biotech resources are derived from air, non-living things or living things. एक बार थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड हिंट भी दूंगी. हिंट देख लेते हैं. Abiotic resources are usually found in lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. So what this possibly could be? ओके गाइस, सो बायोटेक रिसोर्सेज कहाँ से डिराइव होते हैं? काफी सिंपल है यार. बायो का मतलब ही लाइफ होता है, तो हम बात कर रहे हैं लिविंग थिंग्स की, है ना? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग थिंग्स. ओके, so now moving on, biotech resources are derived from living and once living organisms in the ecosystem. They are obtained from biosphere like forest, animals, birds, fish, etc. Biotech resources maintain the ecological balance in the ecosystem. Now talking about renewable resources. अब हम किस पे आ गए हैं? तो हमने पहले ओरिजिन के बेसिस पे बात की थी, है ना? जो हमारा पहला कैटेगरी था यहाँ पे, ये ओरिजिन वाला, ये वाला हमने पहले फिनिश किया था. सो वी स्पोक अबाउट ओरिजिन एंड वी फिनिश दिस. ठीक है, कि नेचर क्या है. नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबिलिटी, कि कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, चलेगी भी कि नहीं चलेगी, क्या होगा. दैट इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग नाउ, विच इज रिन्यूएबिलिटी. तो अब हम रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे. Okay, so resources are those which get renewed or replenished quickly, such as solar and wind energy. इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ. मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा एक एक करके समझने की जरूरत है. बेटा देखो, रिसोर्सेज ना दो तरह के होते हैं हमारे पास. सिंपल सी कहानी है. कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं कि भैया आपके पास इतना ही है, इसमें से इस्तेमाल करो, खत्म हो गया तो और नहीं मिल सकता. कुछ भी कर लो, है ही नहीं कि मिलेगा, खत्म. पैसे दे दो, जान दे दो, टेक्नोलॉजी बना दो, दुनिया पलट दो, खत्म तो खत्म. ठीक है. और कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि एक बार खत्म हो गया तो ठीक है, पैसे लगा लो, टेक्नोलॉजी लगा लो, लेकिन तुम उसको दोबारा हासिल कर सकते हो. यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन इट अगेन. सो दैट इज व्हाट वी बेसिकली मीन बाय रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबिलिटी, जब हम रिन्यूएबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो जो अनलिमिटेड रिसोर्स हैं, यानी कि जो भर भर के हमारे पास पड़े हुए हैं, अब देखो इनमें भी ऐसा नहीं है कि नो कंडीशन अप्लाइड वाला सिस्टम है. कंडीशन अप्लाइड है. कंडीशन अप्लाइड इस सेंस में कि अगर हम बिना अंधाधुन पागलों की तरह बिल्कुल इस्तेमाल करते जाएंगे तो भैया उनको भी भरने का वक्त नहीं लगेगा. अब तुमने एक तरफ से टैंक को भरना शुरू किया और दूसरी तरफ से डबल पानी निकालते जा रहे हो, वो टैंक कभी भरेगा नहीं, खाली रहेगा. एक बार जब खाली हो गया वो खाली रहेगा. उसमें कोशिश करी जा रही है भरने की, पर तुम निकालते जा रहे हो.
तो कंडीशन वैसे अप्लाइड है कि भर रहा है, तुम्हारी सप्लाई नहीं रुकेगी, बट बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी टू अ लेवल प्रोबेबली एट विच यू विल फील दैट इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। बूंद बूंद पानी गिर रहा होगा बकेट में। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इवन दिस हैज टू बी रेगुलेटेड। एकदम अनजुडिशियस जो है, विदाउट एनी लिमिटेशन एंड विदाउट एनी अनचेक्ड तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये भी खत्म होता है। बट एनीवेज, तो कुछ रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है, तुम कुछ भी कर लो वापस नहीं आएंगे, या एक्सटेंसिवली एक्सटेंसिव टाइम लेंगे टू गेट बैक, ये लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। कुछ रिसोर्स जो है वो रिन्यू होते रहते हैं, वापस आते रहते हैं, थोड़े अनलिमिटेड से होते हैं, स्पेशली अगर उन्हें रेगुलेट ढंग से करके इस्तेमाल किया जाए तो वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इन अनलिमिटेड रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये वो रिसोर्सेज हैं जो हर कुछ दिन पे रीप्लेनिश होते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, और हमारे पास गुड अमाउंट में बिना खत्म होने के खतरे के, ठीक है, भरे रहते हैं। नॉर्मली उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं जिनका शॉर्ट टाइम पीरियड होता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग टाइम जो होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। सो केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑल्सो लाइक वाटर। अब देखो यार, हमारे यहाँ 70% से ज्यादा जो है पानी है धरती पे। दिख रहा है कि लैंड लिमिटेड है, वाटर अनलिमिटेड है, लेकिन फ्रेश वाटर कम है। बट ये जो नहीं भी है, सलाइन वाटर भी है इतना सारा, इसको भी अगर एकदम खराब कर दोगे तो थोड़ी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सॉइल हो गया। सॉइल का क्या सिस्टम है, नेचर ने अपना एक अलग सिस्टम बना रखा है। कितना भी इरोजन कर लो, कितनी ही इरोजन क्यों ना हो जाए, सॉइल जो है बनता रहता है, वो बैलेंस बना के रखती है। पर क्योंकि जो इरोजन होती है, सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी जो धुल जाती है, उड़ जाती है, मिट्टी खराब हो रही है, उसका जो टॉप लेयर खराब हो रहा है, वो होता ज्यादातर बच्चे नेचुरल कॉजेस से, नेचुरल एलिमेंट्स की वजह से। क्या नेचुरल एलिमेंट्स, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें ही कॉज करती हैं। तो नेचर ने बैलेंस बना लिया कि हम एक तरफ से बर्बाद करेंगे तो एक तरफ से आबाद करेंगे, एक तरफ खराब करेंगे तो दूसरी तरफ बनाएंगे। सिंपल मैथ रखेंगे यार, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो वो बना रहे थे, चला रहे थे। अब उसमें आ जाते हैं ह्यूमंस, कभी माइंस बना दिया, कभी क्वारीज बना दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, पंगे हो गए, बैलेंस बिगड़ गया। तो ये ध्यान रखना है कि सॉइल बन तो रहा है, पर तुम उसको अगर अंधाधुंध बिना मतलब के यूज करते जाओगे तो उसकी मेकिंग का एक प्रोसेस, एक टाइम है स्टिपुलेटेड, वो डिस्टर्ब हो जाएगी साइकिल। तो कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी हमें ध्यान रखना होता है कि उनका स्टॉक हम खत्म ना कर दे, स्टॉक मेंटेन करें, आहिस्ता आहिस्ता से आराम से बेटर प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करें। वाटर वैसे सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट फ्रेश वाटर इज नॉट। सोलर एनर्जी हो सकती है। तो here comes our question. Non-renewable resources are those which have unlimited stock. Non-renewable resources बोला है। बच्चे द स्टेटमेंट इज फॉल्स, नाम से ही समझ आ रहा है। अगर मैं आपको हिंट भी दिखा दूं तो पेट्रोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल होती है। उनका खाता जो है वो फिक्स्ड होता है ना, उसमें बहुत सारा अनलिमिटेड ऑप्शन नहीं होता है, फिक्स्ड होता है कि इतना ही ले सकते हो। बुफे सिस्टम नहीं है, अला कार्ट है, जो ऑर्डर करोगे उतना ही मिलेगा, उतने में ही काम चलाओ। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल का डेफिनेशन वैसे तो हमने समझ लिया, रिन्यूएबल का उल्टा हो जाएगा। ये वो रिसोर्सेज है जो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। अब ये लिमिटेड स्टॉक में क्यों होते हैं ये समझा दूं मैं आपको। इनके बनने का प्रोसेस जो होता है ना, वो बहुत लंबा होता है, टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर देम टू गेट फॉर्म्ड। तो वो स्टॉक बन जितने टाइम में रहा है और जो यूज जितने टाइम में हो रहा है, इसमें बहुत का फर्क है। जो बनने में 10 लाख साल लगे, उसे हम शायद 1000 साल भी नहीं लगा रहे इस्तेमाल करने में, 100 सालों में, 60 सालों में, 50 सालों में खत्म कर रहे हैं।
तो आप समझ रहे हो, मेकिंग का और यूजिंग का जो टाइम है बड़ा मिसमैच्ड है, बैलेंस ही नहीं है, कुछ तो ठौर ठिकाना ही नहीं है। तो इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि उसका स्टॉक खत्म हो जाता है, वो लिमिटेड अवेलेबल है, अब वो स्टॉक भरने में अलग लाखों साल लगेंगे। तो ये नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल भी कहा जाता है, कि एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, एक बार ये खत्म हो गए तो भरेंगे, बट बहुत ज्यादा वक्त लगेगा इन्हें भरने में, रिप्लेनिश होने में, हो सकता है ना भी हो या सेम अमाउंट में ना हो, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में होगा। इसीलिए इनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बहुत सारे तरह के मेटल्स, ये सब इसमें आपके क्वालिफाई होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज डैश रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। व्हाट विल यू आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या बोलोगे आप? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो और क्या भी कहलाते हैं? सो बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्योंकि खत्म हो जाता है, इनको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हिंट की जरूरत थी नहीं, नाम है सिंपल सा, नाम पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, चलो। तो ये वो सिंपल से रिसोर्सेज है जो प्रेजेंट है हमारे इन एंड अराउंड, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आफ्टर दे गेट एग्जॉस्टेड, एंड इसीलिए इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स या एग्जॉस्टेबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, विच इज डेवलपमेंट कितनी हुई है, यानी कि मैं वो टेबल ढूंढ रही हूं, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, यूज कितनी हुई है, डेवलपमेंट कितनी हुई है, इसके बेसिस पे एक्चुअल और पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो एक्चुअल और पोटेंशियल से करते हैं फिर शुरू। ओके, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, मम्मी पापा कहते रहते हैं कि यार तुम्हें पोटेंशियल बहुत है, तुमने थोड़ी सी और मेहनत कर ली तो तुम्हारे नंबर, तुम देखना तुम खुद सरप्राइज हो जाओगे। टीचर्स कहेंगे कि आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि कैपेबिलिटी कितनी है, कितना ज्यादा उम्मीदवारी है ना, कितना अच्छा रिजल्ट, निष्कर्ष निकल सकता है। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, हमने अभी फिगर आउट नहीं किया। या तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो हमने पूरा पूरा उनको, पुराने रिसोर्सेज को छोड़कर नए, नॉर्मली ये नए रिसोर्सेज हैं तो उनको पूरा पूरा इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, या तो उनकी पूरी क्वालिटी हमको नहीं पता है, या तो उनकी पूरी क्वांटिटी हमको नहीं पता है। ये सारे नॉर्मली रीजंस होते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन में हमको ये लिखना है कि एक ऐसा रिसोर्स जिसकी पूरी क्वांटिटी अननोन है, नोन नहीं है, जो प्रेजेंट में यूज हो रहा है, कम हो रहा है, अपने फुल पोटेंशियल जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पूरे पोटेंशियल में नहीं हो रहा है, उससे कई ज्यादा कैपेसिटी में यूज किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। कि हमने शुरू करना इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन भरपूर तरीके से नहीं, जितनी जितनी ज्यादा वो अवेलेबल है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हम, ऐसे रिसोर्सेज पोटेंशियल कहलाते हैं। कि है तो बहुत सारा, सारा इस्तेमाल नहीं हो रहा, अंदर दिमाग तो बहुत है, लगा बस 10% रहे, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज है। एग्जाम्पल आपका सोलर पावर, विंड पावर, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, प्रीटी मच ये सब हो जाती है। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्स पता है टेक्नोलॉजी भी है इस्तेमाल करने का, और भरपूर तरीके से कर भी रहे, पेट्रोलियम कर रहे हैं, है ना, कोल कर रहे हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल है उसको छोड़ा नहीं है हमने, फुल 100% इस्तेमाल करें, इनफैक्ट कम भी करना चाहिए पर नहीं करे, तो ये एक्चुअल रिसोर्सेज हो गए जिसकी क्वांटिटी पता है और अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी जस्टिफाइड तरीके से इस्तेमाल हो रही है, ये हो जाता है हमारा एक्चुअल रिसोर्स। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन इज what type of resource is present in यूरेनियम। यूरेनियम हम किस तरीके से वो करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल, यूबिक्विटस, एक्चुअल और बायोटिक।
सो यूरेनियम हमें पता है कि एक ऐसा रिसोर्स है जिसका पोटेंशियल हमने जो है पता कर लिया है, बट उस पोटेंशियल के बनिस्बत हमने जस्टिफाइड तरीके से इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इसीलिए ये कहलाएगा एक पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, चलिए नाउ गाइस वी हैव एक्चुअली फिनिश्ड the classification and introduction to the introduction to resources and the types of resources. एक आई थिंक एक कैटेगरी थोड़ी सी रह गई है, शायद वो अगर रह गई है तो मैं बता देना चाहती हूँ आपको, थोड़ा डिफाइन कर देना चाहती हूँ आपके लिए। तो हमने यूज के बेसिस पे कर लिया, हमने रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे कर लिया, ओरिजिन के बेसिस पे कर लिया। सोर्स का थोड़ा सा डिफाइन कर दूं मैं। सोर्स का मतलब ये है कि रिसोर्स कहां से आ रहा है। नेचर प्रोवाइड कर रहा है तो नेचुरल रिसोर्स, पानी, हवा, सोलर एनर्जी। ह्यूमंस बना रहे हैं उसको, मैन मेड है तो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन मेड मैन मेड रिसोर्स, जैसे कि सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, ये सब मैन मेड रिसोर्सेज में क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो ये आखिरी कैटेगरी रह गई थी जो बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं थी। इसका सिंपल है कि कौन दे रहा है भैया तुम्हें खर्चा पानी, तुम्हारा कौन चला रहा है, वो रिसोर्स कमाए बाप कौन है, वो ह्यूमंस हैं। सो लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव डन। सो सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है? कोई भी चीज जो इंसानों की जरूरतों को पूरी करे उसको हम रिसोर्स कहते हैं। अब ये रिसोर्स 3 बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ उसकी डेफिनेशन जो है वो बदलती जाती है। वो एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है उस रिसोर्स को, उस रिसोर्स की वैल्यू को। नाउ रिन्यूएबल, अब रिसोर्सेज जो है अलग अलग तरह से कैटेगराइज किए जा सकते हैं, यूज के बेसिस पे, अकरेंस के सोर्स के बेसिस पे, रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे, और आपका ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, बायोटिक, यूज के बेसिस पे पोटेंशियल एंड एक्चुअल, रिन्यूएबिलिटी के या एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल, या रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कह लो, और जो आपका सोर्स है कहाँ से आ रहा है उसके बेसिस पे नेचुरल एंड ह्यूमन। ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो गिफ्ट है नेचर का, उसका मतलब ये नहीं है कि खत्म कर दो। सो इवन विद देम वी हैव टू बी केयरफुल, थोड़ी सी मॉनिटरिंग, थोड़ी सी रेगुलेशन की जरूरत है। अगर कंडीशन अप्लाई नहीं किए तो उनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो आपका रिसोर्सेज जो है वो कैटेगराइजेशन नेचुरल, ह्यूमन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, पोटेंशियल, एक्चुअल, एंड देन बायोटिक एंड एबायोटिक इज क्लियर। So these are the categories. Now you are aware of what the different types of resources are and what are their types. But can you guess and tell how humans are putting these natural resources into their use? अपने इस्तेमाल में कैसे ला रहे हैं? And even if humans can build resources, कितने वक्त तक वो exist करेगा, कैसे काम आएगा? We will discuss in the next class. So stay tuned. Make sure that if you enjoyed the session, it was easier for you to understand. Hit the like button. Do tell me in the comment section if you have any special requirement. You want, what chapter do you want me to begin with in the next, and whatever it is. And do not forget to subscribe to the channel, most importantly, क्योंकि sessions आते रहेंगे। अब chapter 1 से हम शुरू कर रहे हैं academic year की starting में, और मैं आपको ये भी बताती रहूंगी कि वो कौन से चैप्टर्स है जिन पे थोड़ा ज्यादा टेंशन पे करना जरूरी है इन क्लास 8, क्योंकि वो क्लास 9th में या क्लास 10th में आपके काम आएंगे, तो उन पे आप एक्स्ट्रा फोकस डाल सकते हो, ताकि 10th में बिल्कुल ब्लैंक ना फील हो कि ये पढ़ा भी था कभी, कुछ ध्यान भी नहीं है, शक्ल भी देखिए इसकी, और आपके लिए प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स will actually become very, very easy. Now talking about Imbibe, you guys, I have already told you that we have these beautiful videos created for you, and I think at this very moment जैसे resources हमने पढ़ा, तो आप ये भी कर सकते हो कि क्लास 10th के रिसोर्सेज के कुछ वीडियोस देखो ताकि आपकी रेलेवेंस और वैल्यू एडिशन हो जाए। बहुत सिंपल है, जो टॉपिक आप पढ़ ही रहे हो उसका थोड़ा एक एडवांस लेवल पढ़ने में कुछ नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि बाउंस बैक कर जाएगा या लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो 10th 2 साल बड़े बच्चों के लिए, नहीं, आप भी पढ़ सकते हो। अगर अभी आपको मैं वो पढ़ा दूं, बट वो लेवल धीरे धीरे ऊपर किया जाता है, तो पहले अपना लेवल पढ़ के वो भी कर सकते हो। विल हेल्प यू प्रिपेयर इन जनरल। कई सारे बच्चे हैं जो एनटीएससी देना चाहते हैं, तो अगर आप एनटीएससी देना चाहते हो तो आपके लिए आगे ऊपर क्लास 9 क्लास 10th
कि लेवल की तैयारी धीरे धीरे क्लास 8 से, फाउंडेशनल लेवल से शुरू हो जाती है जो क्लास 8 है आपका, तो यहाँ से शुरू कर दो। प्लस हिस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल तरीके से कहानी के तौर पे सुनाई गई है कि जो एक फियर, एक बायस रहता है हिस्ट्री को लेकर, डेट्स याद नहीं हो रहे, इवेंट्स याद नहीं हो रहे, ये याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं हो रहा, ना फलाना ढिमकाना व्हाट नॉट, वो सारी प्रॉब्लम जो है ना इन जनरल थोड़ी सॉर्ट हो जाती है। सो जस्ट गो हेड, डू दैट, गिव इट अ ट्राई, गिव इट एन ऑनेस्ट शॉट। And plus we also have live classes, all of these classes that's happening otherwise वो live वहाँ पे teachers ले रहे हैं, आप उनसे interact कर सकते हो, questions पूछ सकते हो, learning कर सकते हो, you can be a part of the live class and experience this learning। ये same class में similar तरीके से similar topic पे इम्बाइब ऐप पे भी लूंगी, वो आप अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे हम बात कर पाएंगे, इंटरैक्ट कर पाएंगे, हम क्विजेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ अदरवाइज आपको सोचना पड़ रहा है, मन में आंसर करना पड़ रहा है, आप वहाँ पे आंसर सिलेक्ट कर पाओगे, अपना नाम लीडर बोर्ड पे देख पाओगे। प्लस इन वीडियो से या लाइव क्लासेस से कहीं से भी कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप अपना डाउट यहाँ पे रिजॉल्व भी कर सकते हो। हाउ, आई विल शो इट टू यू। यू कैन ऑल्सो मेक योर पेरेंट्स आर ऑलवेज वेरी ईगर, क्या टेस्ट दिया, क्या असाइनमेंट किया, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वांट टू एक्टिवली लुक एट द प्रोग्रेस। यू कैन जस्ट विद अ सिंपल टैप असाइन, include them with a profile or imbibe where they can at least have a check and be looped in कि आपकी डेवलपमेंट क्या हो रही है, आपने कितने टेस्ट दिए, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, जो कि हो सकता है आपको मुश्किल लगे, बट पेरेंट्स का इंटरवेंशन कई बार यार अच्छा मोटिवेशनल फोर्स भी होता है टू कीप अप with the track। and if parents want to be giving you assignments, अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे वो असाइनमेंट चुन लें, आप कर दो, वो वहां से चेक कर लेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ हैविंग अ कोलैबोरेटिव स्टडी। इम्बाइब लेंस का मैजिक हमने देख लिया है, ये आपको बताया मैंने कि जो हमारे लेसन्स हैं उन्हें हम कूबो लेसन्स कहते हैं। कूबो लेसन्स की मदद से आप 3D मॉडल के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, क्विज़ेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, प्लस यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड टेस्ट एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इज ओनली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल फॉर फ्री फॉर जस्ट नेक्स्ट फ्यू डेज। तो हर एक चीज अब दुनिया में मुफ्त नहीं होती। अच्छी चीज बोली गई है कुछ टाइम पहले एक मूवी में, पानी के लिए बोला था उस एक्ट्रेस ने, बट आई थिंक इट इज वैलिड फॉर प्रीटी मच अ लॉट ऑफ थिंग्स। So this free access to Imbibe is available only for a limited period of time now. Just go ahead and experiment and see what beauty it has to offer to you. All of these amazing, amazing videos, which is not really there anywhere. I've never seen it for school standards. तो एक बार देखने में कुछ नहीं जाते, अगर आपको वैल्यू एडिशन लग रही है आप यू कैन कंटिन्यू यूजिंग इट, वॉचिंग इट, अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली स्टॉप। वैसे तो हम कितनी सारी मूवीज पे भी पैसे बर्बाद कर देते हैं ना। तो ये आपके सारे ऐप्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। एट द सेम टाइम डाउट रेजोल्यूशन के लिए भी हम आपके लिए हैं यहाँ पे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके डाउट्स जो हैं वो आराम से रिजॉल्व हो जाएंगे। जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक में भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो विद दिस वी आर डन विद द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई विल सी यू गाइस सून। हम पूरे सिलेबस को टाइम पे आराम से धीरे धीरे फिनिश करेंगे। आपको जो भी डाउट्स है, कमेंट्स हैं, सेशन कैसा रहा या आपकी कुछ और कंसर्न है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्टे सब्सक्राइब। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, stay subscribed and keep imbibing.